सो डियर टीम, इस सेशन में हम हाउ टू स्टोर इमेज इन डेटाबेस इस कंसेप्ट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। मतलब प्रीवियस सेशन से आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने सिंपल एक यूआई क्रिएट किया, सिंपल सा फॉर्म। उसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है। जब भी यूजर कोई फोटो चूज करता है तो वो फोटो हम अभी फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। ये वाला पार्ट हम प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे फोटो जो है फोल्डर में तो स्टोर्ड है, लेकिन वही फोटो का नाम जो है वो डेटाबेस के अंदर भी स्टोर होना चाहिए, तभी ये काम कंप्लीट होगा। डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए सिर्फ इमेज का नाम ही स्टोर करना पड़ता है, पूरी इमेज मतलब पूरी फिजिकल इमेज स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये काम करने के लिए मैं हमारा प्रीवियस वाला सेशन ओपन कर लेता हूं, जिसमें मैं पाईचार्ट के अंदर मैंने कोड लिखा था। तो ये कोड मैंने प्रीवियस सेशन में लिखा था। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स नाम का फाइल बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने नेम, यूजर से नेम इनपुट लेना है और यूजर का फोटो इनपुट लेना है। और जैसे हम बटन क्लिक करेंगे, हमने एक एंड पॉइंट कॉल कर दिया था। एंड पॉइंट कॉल करते वक्त हमने मेथड पोस्ट का इस्तेमाल किया, और इस बार हमारे पास में इमेज है, इसलिए एनकोडिंग टाइप जो है वो मल्टीपर्ट फॉर्म डेटा लिया था। इसके वजह से ये हुआ, इमेज जो है वो सबमिट हो गई मेन डॉट पी में, और यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट हुआ। इसमें हमने सिर्फ इतना किया, यूजर्स का जो भी इनपुट है वो रीड किया, फाइल मिला हमको, और उसी फाइल को हमने सेव किया किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। हमारा स्पेसिफिक लोकेशन ये है, स्टैटिक और अपलोड्स नाम का फोल्डर है। देखो यहाँ पे स्टैटिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर अपलोड्स नाम का फोल्डर है। अब ये स्टोर हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखो, रन करता हूँ एक बार। चलिए, और एक मैं कोई इमेज अपलोड करके देख लेता हूँ। मान लीजिए कोई विनोद पटेल करके लिया, कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ जिसमें इमेज अपलोड हो, जैसे कि ये फॉग 3 या फिर ये प्रोसेस फॉग 2 करके एक इमेज है। इमेज अगर देखना चाहोगे तो कुछ इस प्रकार से इमेजेस होगी। वो देखो, ये मान लीजिए कि ये वाली कोई इमेज है। जस्ट मैंने ओपन किया एंड रजिस्टर, ब्लिंक किया जस्ट, सिस्टम ने चेक कर लेते कि इमेज प्रोजेक्ट के अंदर आई है नहीं। आप देख सकते हैं कि इमेज जो है प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर इमेज कैसे लेते हैं वहां तक के हम पहुंच गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ना है मतलब फोल्डर से अब हमें क्या करना है, वो इमेज का नाम जो है वो हमें बस डेटाबेस में पुट करना है। अब जाहिर सी बात है कि डेटाबेस के अंदर अगर कोई चीज डालना है, इसका मतलब तुम्हारे पास में डेटाबेस होना चाहिए, टेबल होना चाहिए और वैसे कॉलम होने चाहिए। अब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो बेसिकली अब मैं डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास में जैम्प नाम का फोल्डर है, सॉरी जैम्प नाम का सर्वर है। इसी के अंदर मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। चलिए, मैंने मेरा जैम्प स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे एडमिन करके वहां पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे सिस्टम में पोर्ट नंबर 82 है, तो मैं यहाँ पे 82 से लॉगिन करता हूँ। चलिए, मेरा जैम्प में PHP माई एडमिन ओपन हो गया। अब मुझे बस एक डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं अलग से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, न्यू करके बटन होता है, वहां पे क्लिक करना है न्यू। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, डेटाबेसेस का ऑप्शन आ गया। एक सिंपल सा डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा इमेजेस डीबी। ठीक है, इमेजेस डीबी करके एक टेबल बनाया, सॉरी डेटाबेस बनाया, और मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट, इससे एक ब्लैंक डेटाबेस तो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर टेबल भी बनाना है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसके नाम अंदर रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं 3 कॉलम चाहता हूँ, 3 कॉलम। अब 3 कॉलम कौन कौन से, तो देखो, पहला कॉलम होना चाहिए आईडी, जो कि मैं प्राइमरी की रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आईडी, ये रहेगा इंटीजर टाइप का। और प्लस मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू आए, नंबर 1 2 3 4 ऐसा नंबर जनरेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, और वो डेवलपर मैनेज नहीं करेगा, वो सिस्टम मैनेज करेगी। तो ऐसा जब आपको करना होता है, तब आप ऑटो इंक्रीमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट मतलब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे AI करके, यहाँ पे देखो ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है। अगर इसको आपने टिक कर दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके उस कॉलम को प्राइमरी की कंसिडर कर लेती है, और इसको वैल्यू कोडिंग से देने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ऐसे रिकॉर्ड्स आते रहेंगे। एनीवे, दूसरा रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ नेम नाम से, इसका डेटा टाइप मैं वैर कर लेता हूँ। इसके अंदर 255 की मैं जगह रिजर्व करता हूँ।
तीसरा मैं लेता हूं यहाँ पे फोटो नाम से, क्योंकि जो फोटो मुझे स्टोर करना है वो यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए डेटा टाइप क्या लेंगे, तो डेटा टाइप लेंगे एनवायरचर। क्यों? क्योंकि हमें फोटो का सिर्फ नाम स्टोर करना है, फोटो ओरिजिनली स्टोर नहीं करना होता है। तो यहाँ पे भी उसकी साइज में 255 दे देता हूँ। अब 100, 200, 3 आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं, जस्ट एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया आईडी नेम और फोटो का, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए हमारे पास में अभी डेटाबेस है इमेज डीबी करके। अब मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, देखिए इमेजेस डीबी करके, और उसके अंदर एक टेबल बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन नाम से। रजिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ अभी 3 ही कॉलम है, आईडी नेम एंड फोटो, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन चुका है, बस हमें अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। डेटाबेस कनेक्टिविटी हम करते हैं, लेकिन डेटाबेस कनेक्टिविटी करने से ठीक पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप भले ही इसको रन कर लीजिए, देखो आपने भले ही यहाँ पे लिखा होगा चूज फोटो, सामने वाला बंदा आया, उसने कोई तो भी नाम डाला और चूज चूज फोटो बोला गया, लेकिन अगर फोटो चूज करने का कोड है तो आपने ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि सिर्फ फोटो ही अपलोड होना चाहिए। अगर आपने कोई वर्डपैड फाइल अपलोड किया, जैसे कि मान लीजिए ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन करके एक वर्डपैड फाइल है, ठीक है, और ये अगर मैंने अभी अपलोड किया, ठीक है, ये नॉर्मली एक वर्डपैड की फाइल है, और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो देखो ब्लिंक हुआ, इसका मतलब ये है प्रोजेक्ट के अंदर वो स्टोर हुआ होगा। देखो प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास में अभी वर्डपैड का डॉक्यूमेंट, मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी आया हुआ है। अब अगर आप चाहते कि सर हम सिर्फ और सिर्फ इमेज ही अपलोड करना चाहते हैं, बाकी कोई भी चीज हमें अपलोड नहीं करना है, ऐसा अगर रिस्ट्रिक्शन आपको लगाना है, तो आपको इंडेक्स पेज के अंदर जो आपने फोटो करके लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज कंट्रोल आपने लिया, इसका एक बड़ा सा अच्छा सा एक एट्रीब्यूट आता है। वो एट्रीब्यूट अगर आपने यूज कर लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ इमेजेस अपलोड करना कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट क्या है, तो देखो उस एट्रीब्यूट का नाम है एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट इक्वल टू आपने अगर डबल कोट्स में लिख दिया इमेजेस और स्लैश देके स्टार, तो स्टार इंडिकेट करता है सिर्फ इमेज ही चलेगी, हर उस एक्सटेंशन की जिसकी वजह से इमेज बनती है। जैसे कि कई सारे एक्सटेंशन है जिसकी वजह से इमेज बनती है, पीएनजी है, जेपीजी है, जेपीईजी है, जीआईएफ है, बीएमपी है। अगर तुमने स्टार इस्तेमाल किया तो कोई भी इमेज चल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी कंपनी में आपको बोला गया कि नहीं सिर्फ पीएनजी चलेगी और जेपीजी चलेगी, अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ पीएनजी और जेपीजी चलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट इक्वल टू, आपने अगर इमेजेस स्टार, देखो यहाँ पे ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल है। आपने अगर लिखा कि इमेज बीएमपी तो सिर्फ बीएमपी एक्सटेंशन की चलेगी, आपने लिखा इमेज पीएनजी तो सिर्फ पीएनजी एक्सटेंशन की चलेगी। लेकिन आप चाहते हो कि मल्टीपल भी आए तो आप ऐसा लिख सकते हो इमेज स्लैश जेपीजी। अब मैंने दो ही एक्सटेंशन स्पेसिफाई किए, इसलिए दो ही एक्सटेंशन चलेंगे। अगर आप बोलोगे कि सर हमें तो पूरे के पूरे ही चाहिए, कोई भी इमेज अपलोड हो, तो आप लगाना वहां पे स्टार, ठीक है। लेकिन मैं मेरे कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ पीएनजी और जेपीजी ही चाहिए। एनीवे सेव किया, एक बार स्टॉप करते सर्वर को और एक बार फिर से रन करके देखते हुए सिर्फ इमेज ही अपलोड होती है क्या। फिर से एक बार मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, इमेज अपलोड करता हूँ। अब देखो, अब आप अगर आप गौर करोगे ना तो आपको सिर्फ पीएनजी और जेपीजी फाइल मिलेगी। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, सी सी अब आपको, आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी वो वर्ड के नहीं दिख रहे हैं फाइल्स, वो आपको फाइल्स ही नहीं दिखेगी, आपकी सिस्टम सिर्फ इमेजेस ही शो करेगी। देखो ये सब की सब इमेजेस है, फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जाओगे और अंदर जाओगे, देखो इसके अंदर हालांकि डेटा है, तुम ऑल फाइल अगर सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जो है वो जेपीजी ही, मतलब पीएनजी या फिर जेपीजी टाइप की इमेज ही स्टोर करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, टेस्ट 2 करके है, ओपन, और रजिस्टर बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, देखते आया क्या, देखो यहाँ पे टेस्ट 2 डॉट पीएनजी करके इमेज आया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे और एक पॉइंट है, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम कोडिंग से मैनेज करेंगे, तो सिंपल सी बात है,
अगर आपको कोडिंग से ही मैनेज करना है कि किस टाइप की इमेज आ रही है, तो फिर आपको मेन डॉट पी वाई में यहाँ पे if else लगाना पड़ेगा। आपको पहले उसका एक्सटेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सटेंशन फाइंड आउट करने के लिए भी लॉजिक है। आप स्ट्रिंग फंक्शन कोई इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है एंड्स विथ। इसका यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि इसका एक्सटेंशन जेपीजी या फिर पीएनजी है या नहीं, और फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन वो काफी लेंदी पार्ट है, और मैं जानबूझ के इसको और लेंदी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये बेसिक, एक बेसिक करने के लिए ठीक है यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे करना है डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है इमेज डीबी नाम से, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नाम से एक टेबल भी है। अब कनेक्टिविटी करेंगे। कनेक्टिविटी करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें उस लेवल की फाइल्स लगेगी। करेक्ट। तो फाइल्स कौन सी रहेगी? फाइल्स मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाइब्रेरीज की। तो हमें अभी लाइब्रेरी की जरूरत है। तो चलिए लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं। एंटर किया यहाँ पे, लाइब्रेरी टाइप करते हैं। मुझे चाहिए फ्रॉम एक क्लास MySQL DB करके होता है, उसके अंदर से इंपोर्ट करना है मुझे MySQL करके। दैट्स इट। तो ये MySQL अब मुझे कनेक्शन करने के लिए मदद करेगा, लेकिन कनेक्शन करने के लिए मुझे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन भी स्पेसिफाई करना होता है। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन आप स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ। अब मैं लिखूंगा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि हमें डेटाबेस का नाम, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले लिखना पड़ता है सीक्रेट की, लेकिन वो कैसे लिखेंगे? ऐप डॉट सीक्रेट की करके होता है। आप अपने मन से कोई भी सीक्रेट की दे सकते हो। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे इंडिया करके दे देता हूँ। ठीक है। इसका फायदा ये है कि जब भी हम कोई डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, सिस्टम इंक्रिप्शन करने के लिए इस की का इस्तेमाल करेगी। आप अपने मन से कोई भी की डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं करता। उसके बाद में आता है ऐप डॉट कॉन्फ़िग, और आपको स्पेसिफाई करना होता है कि भैया आपका सर्वर का नाम क्या है। मतलब माई एसक्यूएल होस्ट, होस्ट का मतलब होता है सर्वर। तो सर्वर का नाम स्पेसिफाई कीजिए। बाय डिफॉल्ट सर्वर का नाम लोकल होस्ट ही होता है, मतलब जिस सिस्टम के अंदर डेटाबेस है वो। उसके बाद में हम लिखेंगे ऐप डॉट कॉन्फ़िग। उसके बाद में स्पेसिफाई करना पड़ता है हमें माई एसक्यूएल उस डेटाबेस का यूजर नेम। ठीक है। तो आप सिर्फ यूजर ऐसा लिख सकते हो, और मैक्सिमम टाइम यूजर नेम जो MySQL का होता है वो रूट ही होता है। फिर हम स्पेसिफाई करते हैं ऐप डॉट कॉन्फ़िग, और पासवर्ड भी लिखना पड़ता है। तो अब मेरे पास में जो MySQL है उसके अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो उसको हम ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद में हम आखिरी वाला लिखते हैं, वो होता है ऐप डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे लिखना पड़ता है आपके डेटाबेस का नाम, जो भी आपका डेटाबेस का नाम होगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है आप लोगों से, क्योंकि डेटाबेस का नाम वैसे ही लिखना चाहिए जैसा आपने डेटाबेस क्रिएट किया। एक काम करते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने किस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, शायद इमेजेस डीबी करके है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस डीबी करके, है ना? तो यहाँ पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, ताकि प्रिंटिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये होने के बाद में लास्ट काम बाकी होता है। हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए MySQL करके, और इसके अंदर सभी डेटाबेस का, मतलब जो MySQL हमारा उसका कनेक्शन हो। तो मैं ऐसा कुछ उसको पास करता हूँ। तो हमारे पास में एक MySQL करके ऑब्जेक्ट मिला, जिसकी मदद से हम अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। चलो, वी आर रेडी नाउ। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो सिंपल सी बात है। डेटाबेस कनेक्टिविटी कब कहाँ करोगे? जब बटन क्लिक हो जाएगा तब करोगे ना। बटन क्लिक होने के बाद में क्या क्या हो रहा है? बटन क्लिक होने के बाद में नेम रीड हो रहा है, फोटो भी रीड हो रहा है, फोटो स्टोर्ड भी हो रहा है। अब बस इसके बाद में हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को ओपन करना होता है। तो डेटाबेस को हम ओपन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड तो बहुत ही आसान है। डेटाबेस कनेक्शन अगर आपको ओपन करना है तो हम लिखेंगे कर्सर करके एक ऑब्जेक्ट होता है, इक्वल टू, हम लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर। इसके मदद से जो है आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। कर्सर,
दूसरा स्टेप होता है कि आपको क्यूरी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं कि ये कनेक्टिविटी तुम क्यों कर रहे हो, ताकि हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो क्यूरी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो क्यूरी लिखते हैं। यहाँ पे कौन सी क्यूरी लिखेंगे? सिंपल सी बात है, हम तो इंसर्ट करना चाहते हो ना, डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहते हो, तो हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट एक ऐसी मेथड है जिसके मदद से इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस में स्टोर होती है। तो हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में सिंगल कोट में आप अपनी कमांड लिख सकते हो। तो अब हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, डेटाबेस में कुछ भी अगर इंसर्ट करनी तो हमें इंसर्ट की कमांड लिखनी पड़ती है। इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने लिखा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में लिखा करते हैं उस कॉलम के नाम जो जाने चाहिए। मेरी तरफ से कॉलम सिर्फ दो ही जाएंगे, नेम और फोटो। आईडी नहीं जाएगा क्योंकि हमने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट करके रखा। चलो, उसके बाद में वैल्यूज। वैल्यूज के बाद में हम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेम के लिए मैं परसेंट एस लेता हूँ, कॉमा फोटो के लिए भी परसेंट एस लेता हूँ। ठीक है, अब इनकी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। अब वैल्यू स्पेसिफाई करना मतलब क्या? तो चलिए आप स्पेसिफाई करते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, सिंपल सी बात है, हमने ये स्पेसिफाई किया कि हमारा कॉलम नेम है और फोटो है, उसकी वैल्यू आने वाली है कहाँ से, तो हम यहाँ पे कॉमा देके स्पेसिफाई कर सकते हैं वैल्यूज को। राउंड राउंड ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी नेम की वैल्यू जो है एन नाम के वेरिएबल से आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन, कॉमा मेरी जो फोटो नाम का कॉलम है उसकी वैल्यू जो है, जो हमने फाइल अपलोड कंट्रोल लिया उससे आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल। अब यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी, ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ मैंने फाइल लिखा तो फाइल का वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। रियलिटी ये है कि हमने बहुत शुरू में ही आपको ये बताया हुआ है कि हमें क्या स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसका इमेज का नाम। ठीक है, हमें पूरी इमेज स्टोर नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम स्टोर करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें इमेज का नाम चाहिए। तो इमेज का नाम अगर चाहिए तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फाइल एक ऑब्जेक्ट है, डॉट फाइल नेम करके होता है। यस, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर ये तुमने छोड़ दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। आपने अगर फाइल नेम नहीं लिखा तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको उस फाइल का नाम चाहिए, तो फाइल नेम करके उसका छोटा सा एक एट्रीब्यूट होता है, उसको कॉल करो। ठीक है, चलो हो गया ये चीज डन। अब मैं यहाँ पे कॉमा देके वापस आया, सेव किया। देखो यहाँ पे कॉमा दिया मैंने लास्ट में, सेव किया। क्यूरी स्पेसिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करना मतलब ये क्या होता है, कमिट करना होता है। तो ये कैसे करते हैं हम लिखेंगे अभी यहाँ पे कमिट करने के लिए MySQL डॉट कनेक्शन डॉट कमिट। इसके मदद से ट्रांजैक्शन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुझे डेटाबेस को बंद करना है। तो डेटाबेस को भी मैं क्लोज कर देता हूं। डेटाबेस को क्लोज करने के लिए हम लिखेंगे कर्सर डॉट क्लोज। हो गया। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए बेसिकली ये चार स्टेप होती है जो मैंने परफॉर्म की। यहाँ पे डेटाबेस बंद हो गया, इसके मदद से इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो गई होगी। ठीक है, और स्टोर होने के बाद में आप इसको कहीं तो भी अलग पेज पे या फिर आप मैसेज भी दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि रिकॉर्ड स्टोर सक्सेसफुली वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मुझे मैसेज देना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, एमएसजी करके एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, एमएसजी करके एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड स्टोर्ड सक्सेसफुली या फिर सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए। तो आप यहाँ पे भी रिटर्न रेंडर, मतलब आप अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और नहीं भी इस्तेमाल किया तो भी एक ही बात है। आपने ऐसा किया क्या और वापस रखा क्या, एक ही बात है। आप सेम पेज पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि कोई सर अलग पेज हम लेंगे, आप उसके ऊपर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आप काफी अच्छे से आती है आप लोगों को। काम करते हैं, मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स न करते हुए सिंपली ऐसा लिख देता हूँ, रिटर्न
और डबल कोट्स में यहीं पे पास कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया। चलिए इसको रन करके देखते हैं ये वर्क होता है क्या। स्टॉप करता हूँ सर्वर को, फिर से रन करता हूँ, देखते हैं। मैंने एक नाम लिया आशीष पाटिल करके, फोटो लेते हैं, कोई भी एक फोटो चूज कर लेते हैं। जाहिर सी बात है फोटो जो है प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर होगी, लेकिन उसका नाम जो है वो डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास में कई सारे अलग अलग फोटोज है। ठीक है, यही वाला ले लेता हूँ। तो या इस फोटो का नाम फॉक 2 करके है, ये वाला ले लेता हूँ। डबल क्लिक किया, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। अच्छा, इंटरनल सर्वर एरर देख लेते क्या होता है। क्या हुआ है, टेबल इमेज डीबी रजिस्ट्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, स्पेलिंग अगर देखोगे तो स्पेलिंग गलत हो गया है। तो ठीक है, जहां पे हमने टेबल लिखा है वहां पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, आर की कमी थी वहां पे, रजिस्ट्रेशन डन। और एक बार फिर से टैली कर लेते कि डेटाबेस में भी वैसे ही है क्या, है ना। तो डेटाबेस का नाम चेक कर लेते हैं, क्योंकि गड़बड़ होती है कई बार। रजिस्ट्रेशन, चलो वही नाम मैंने लिखा अभी। ओके, अब रन करके देखते हैं, फिर से रीरन करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कोई भी नाम लेता हूं, मैं फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, फॉक टू, ओपन, रजिस्टर। सिस्टम ने बोला यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हम चेक करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर तो बिंदास वो फॉक टू करके आया हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पहले भी था। मेन चीज ये है कि हमें डेटाबेस के अंदर भी चेक करना है। तो वापस जाएंगे हम डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस को ओपन करो, आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन करके टेबल है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एंड यू कैन सी आपका आईडी 1 आया ऑटोमेटिकली। ये 1 तुमने पास नहीं किया था, ये 1 इसलिए आया क्योंकि तुम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया। उसके बाद में आपका नाम भी आ चुका है, और आपका फोटो का नाम भी आना चाहिए, आ गया वहां पे, जैसा एक्सपेक्टेड था, फोटो का नाम चाहिए था। तो इस प्रकार से मतलब जब भी आपको इमेज को स्टोर करना हो, तो आपने हमेशा दो हिस्सों में उसको स्टोर करना चाहिए, फोटो फिजिकली प्रोजेक्ट के अंदर, और फोटो का नाम जो है वो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इमेज को स्टोर करने का तरीका। अब अगले सेशन में हम ऐसा भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको रिट्राइव करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने किया डेटाबेस के अंदर इमेज स्टोर की है, अब उसको रिट्राइव भी करना है। तो रिट्राइव करते वक्त जिस प्रकार से सेव करते वक्त आपने दो कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, फोल्डर और डेटाबेस, उसी प्रकार से रिट्राइव करते वक्त भी आपको फोल्डर और डेटाबेस की मदद से ही उसको रिट्राइव करना पड़ेगा। चलिए ये भी देखेंगे। सो डियर टीम, इस प्रकार से आज हमने हमारा इमेज को डेटाबेस में स्टोर करने का काम कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद का स्टेप हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से उस इमेज को रिट्राइव कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।